जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भी फर्स्ट ऑर्डर में जैसे कि आपने देखा है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट जो रिएक्टेंट होता है वो एक ही होता है। ओके, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, लिखो डेफिनेशन लिखो। इट इज द रिएक्शन हुज रेट, it is the it is the reaction whose rate is it is the reaction whose rate is independent is independent on independent on concentration of reactant, concentration of reactant, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे उसका रेट डिटरमाइन ही नहीं होता। इट इज द रिएक्शन हुज रेट, जीरो ऑर्डर मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिटरमाइन नहीं होता। ओके, सो राइट डाउन, कंसीडर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट। ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर मतलब समेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पे जीरो है मतलब पावर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सो राइट डाउन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हाँ क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, बराबर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। ये टॉपिक के शुरुआत में मैंने बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट लॉ होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है, जीरो है, तो ऑर्डर क्या होती है, इसकी पावर होती है, बराबर। तो इसकी पावर अभी हम लेंगे बिकॉज दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी पावर हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, बराबर। लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर इज द समेशन ऑफ पावर। ओके, यहाँ पे तो जीरो ऑर्डर है मतलब इसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैथमेटिक्स में अगर कोई टर्म की पावर जीरो होती है तो वो टर्म होती है वन, बराबर। सो राइट डाउन सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो इज इक्वल टू वन, किस कोई भी टर्म हो, नॉर्मली कोई भी टर्म का पावर वन होता है, लेकिन अगर कोई टर्म की पावर जीरो हो वो टर्म होती है वन, ठीक है, यूनिटी होती है, ठीक है। तो अभी मुझे मिल जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी ये तो पूरा वन हो गया, मैं अगर लिखूं और नहीं लिख दो तो भी चलेगा। सो R इज इक्वल टू के मिलेगा, R इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। इसको इक्वेशन वन दे दो, इसको इक्वेशन टू दे दो। इक्वेशन वन एंड टू में जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होंगी। तो मुझे मिल जाएगा माइनस फ्रॉम वन एंड टू, लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिल जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सिर्फ के मिल जाएगा। ओके, इज इक्वल टू के। तो अभी मैं क्या करता हूँ, D2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और माइनस को भी इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, सो मुझे मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये सिर्फ छोटे स्टेप के लिए होगा, जैसे कि आपने देखा है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, टाइम को माइनस, नहीं तसं कसं होईल, कि माइनस सिर्फ माइनस साइन शिफ्ट किया है ना, माइनस तो इधर ही रह गया,
ओके, सो माइनस इधर ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में ले डिनोमिनेटर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये जो है माइनस साइन है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग लिखो, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो होता तो टाइम मेरा टी जीरो होता था, एट अ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 तो टाइम क्या होता है टी, बराबर। ये हमने देखा इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अप्लाई करते हैं, टाइम को टाइम का लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए जीरो, देखो ए जीरो टू 80, ए जीरो टू 80, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते। टाइम को टाइम कहां से चालू होता है, जीरो टू dt, ओके, इनटू dt। अगर ये हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका आंसर आपको मैथ्स में मिल जाएगा, सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो ज्यादा इसके डिटेल में मत जाओ, सिर्फ क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस वही करना है। तो यहाँ पे लिखो, अपर लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 माइनस लोअर लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू माइनस के, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा टी, तो माइनस के इंटू टी मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस को मैं इधर लेता हूं, सो के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू जो माइनस, ये जो ए जीरो है उसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस जो प्लस है 80, उसका साइन माइनस हो जाएगा। ये टर्म समझ में आया आप लोगों को, ये माइनस को इधर ले लिया प्लस, इसको मैंने इधर ले लिया, जो भी प्लस था, ये 80 प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ के, और इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, जस्ट 1 मिनट। के को फाइंड आउट करना है ना हमें, तो के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 अपॉन टी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इससे हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से तरह देख लो, कोई भी आपको टर्म नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने लिखा है, हो गया लिख के, सैबिन, प्रीति, ओके, ठीक है। तो देखो पहले से, जीरो ऑर्डर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो ए गिव्स प्रोडक्ट according to the rate law minus derivative of concentration of A upon dt, according to the according to definition this, according to the rate law, because order is zero, तो यहाँ पे मैंने जीरो पावर ले लिया तो ये 1 हो गया, तो R is equal to K, दोनों इक्वेट कर दिए, इस dt को इधर शिफ्ट किया विद द माइनस साइन, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया क्योंकि ये सिंपल टर्म है, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं पूरे इक्वेशन में। तो इक्वेशन में लिमिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कहां से चालू होता है, A0 टू 80, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन का लिमिट अप्लाई किया, टाइम के लिए मैंने टाइम का। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मैथ्स की जरूरत होती है, अगर आपका मैथ्स नहीं है तो सिंपली आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट होता है 80 माइनस लोअर लिमिट होता है A0 माइनस के इंटू टी, ओके। तो इधर पूरा टर्म ले लिया तो पूरे साइन सबके चेंज हो गए, माइनस का हो गया प्लस, ए जीरो का माइनस था वो प्लस हो गया, और 80 का प्लस था वो माइनस हो गया। तो k इज इक्वल टू ए जीरो, कॉन्सेप्ट ए जीरो माइनस 80 अपॉन टी। अभी हम इसका यूनिट अगर देखेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, सिर्फ टाइम होता है पर सेकेंड, ओके। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, यूनिट, यूनिट, देखिए यूनिट में न्यूमरेटर में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है,
अब बोलेंगे कि सर माइनस माइनस, यूनिट माइनस नहीं होते। हाँ, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे तो कैंसिल होते हैं, माइनस में कैंसिल नहीं होते। तो न्यूमरेटर पे यूनिट है मोल्स पर डीएम क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है, तो क्या मिलेगा, सेकेंड। तो यूनिट क्या मिल जाएगा जीरो ऑर्डर का, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो दिस इज अ यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? सो राइट डाउन यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ पे हमेशा एक्स एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो होती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखो सिर्फ, और रेट लिखो, और एक ग्राफ देखेंगे हम इसका, रेट। तो सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता, कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे के वैसे स्ट्रेट लाइन पे रहता है। तो ये ग्राफ हमें यही बताता है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक ग्राफ में बताता हूं, ये आप ड्रॉ कर लो ग्राफ अच्छे से। और एक ग्राफ देखेंगे, दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ देखो, सेकेंड ग्राफ, तो हमारे पास इक्वेशन है k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी अपॉन अपॉन टी, बराबर। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसमें रीअरेंजमेंट करता हूं। कैसे रीअरेंजमेंट करता हूं, देखो, 80 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो। लिख लो, ये लिख लो। देखो मैंने क्या किया है, ये 80 को इधर शिफ्ट किया, या फिर आप लिख सकते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो Kt इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। ओके, तो अभी 80 को इधर ले लिया, माइनस का प्लस हो गया, और Kt को इधर ले लिया, प्लस का हो गया माइनस। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, तो अभी ग्राफ निकालेंगे, जो ग्राफ होगा हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो कंपैरिजन करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, x करस्पॉन्डिंग टू टाइम, y एक्सिस पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। ओके, हाँ, तो स्लोप की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस के मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट लेकिन माइनस और c की वैल्यू। तो देखो मैं ग्राफ निकाल देता हूं, बहुत सिंपल ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, टाइम लेना है, y एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। तो y एक्सिस पे मेरा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। स्लोप इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा, स्लोप निगेटिव है, क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑब्वियसली। तो स्लोप मेरा डिक्रीजिंग आ जाएगा, बराबर, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू जो होगी m इज इक्वल टू मिलेगा माइनस के, उसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1, जो भी स्लोप की वैल्यू होगी। ओके, तो मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल टू के, और ये जो पॉइंट होता है c, तो ये पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो मिल जाएगा। यस, समझ में आ रहा है, यस और नो?
ओके, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथ्स का यूज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग दो। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देखा था, वैसे ही हम जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दो, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो वाला इक्वेशन है ना, जैसे कि मैंने इसमें अरेंजमेंट कर दी, ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इक्वेशन है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, हाफ लाइफ पता है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, पता है ना, या फिर डेफिनेशन लिख लो। ओके, लिख लो डेफिनेशन। हाफ लाइफ टाइम, it is the time required to, it is the time required to half of initial concentration, initial concentration। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन लिखता हूं मैं। concentration of AT is equal to minus KT plus concentration of A0 plus concentration of A0। अभी हाफ लाइफ के लिए टाइम क्या लिखते हैं हम लोग, T इज इक्वल टू टी हाफ, ओके, टी हाफ सिंबल, हाफ टाइम, ओके। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होता है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब A0/2। अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देख लो, सेम यही है, ओके। तो देखो, हाफ लाइफ के लिए टोटल टाइम नहीं होता, हाफ ऑफ द टाइम, ओके। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने यहाँ बताया, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो मेरा हाफ लाइफ है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरा क्या होगा, हाफ होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है मैं इक्वेशन में डालता हूं। तो देखो, एटी की वैल्यू क्या है, A0/2 है, इज इक्वल टू माइनस के, टी के जगह पे क्या आएगा, टी हाफ, प्लस A0 में कोई चेंज नहीं है, A0 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ये पूरा टर्म इधर ले देता हूं, मुझे मिल जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस। सो के टी हाफ इज इक्वल टू concentration of A0 minus concentration of A0/2, concentration of A0 minus concentration of A0/2, मतलब क्या मिल जाएगा, दिस इज माय वन, दिस इज माय हाफ। सो वन में से हाफ निकल गया, क्या बचा, हाफ बचा, बराबर, दिस इज वन, बराबर, दिस इज हाफ, वन में से हाफ निकल गया तो हाफ बचा, तो राइट साइड पे क्या बचेगा, हाफ, मतलब A0/2 बचेगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू A0/2, A0/2। अगर हाफ टाइम निकालना है तो टी हाफ इज इक्वल टू A0/2k, A0/2k, ओके। इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, हाफ लाइफ टाइम। तो जैसे आप लोग फर्स्ट ऑर्डर देखोगे ना, वहां पे कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम, मैंने एक सेंटेंस दिया था आप लोगों को, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। सो राइट डाउन द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द half lifetime, the half lifetime of zero order reaction, zero order reaction is dependent on, is dependent on initial concentration,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड होता है। हाफ लाइफ टाइम किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्योंकि यहाँ पे A0 आ गया है, आप फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देखो, वहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। ये समझ में आया? यस और नो? ओके, लिख लिया क्या सब? ओके, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टाइम वाले के साथ में आगे हम देखेंगे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग दो सुडो, PSEUDO, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी सुडो का मतलब होता है फॉल्स। ओके, सुडो मतलब पता है आप लोगों को, सुडो फोर्स जो कि एक्चुअल में नहीं होता। ओके, लेकिन वो कुछ तो मैटर करता है। सो सुडो का मतलब होता है फॉल्स। ओके, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले, फिर बाद में वो मैं पूरा बताऊंगा कि सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सो राइट डाउन द रिएक्शन व्हिच इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर, द reaction the reaction which is not a first order reaction, first order reaction, but under certain conditions, under certain conditions conditions it it behaves as first order, it behaves as first order। मतलब रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, रिएक्शन एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर है, बट अंडर सम कंडीशंस वो क्या करती है? फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करती है। तो एक्चुअली वो सेकेंड ऑर्डर है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन वो क्या करती है? फर्स्ट ऑर्डर जैसे दिखाती है। मतलब क्या? ओके, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मेरे पास रिएक्शन है, सो राइट डाउन कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन सर्टेन। देखो अभी इसका रेट लॉ क्या आएगा, बताओ जल्दी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर। तो रेट क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू, बताओ जल्दी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो अभी इसका ऑर्डर क्या है? 1+1, बराबर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नाउ, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1+1 दैट इज 2। अभी तो उसका ऑर्डर क्या है? 2 है, बट कंडीशन इज दैट, बट कंडीशन है मेरे पास, कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज वेरी लार्ज। बी का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, इज वेरी, बी इज टेकन इज अ लार्ज एक्सेस। लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज टेकन इन लार्ज अमाउंट, टेकन इन large amount, large amount, therefore concentration of B is equal to constant, concentration of B is equal to constant। ओके, तो सारा देखो अभी B तो कांस्टेंट हो गया, तो सारा का सारा रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा? किसके ऊपर डिपेंड होगा? ए के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। लिखो, अच्छे से लिखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को।
rate of reaction is equal to K into concentration of A into concentration of B. नॉर्मली आप रिएक्शन देखोगे तो ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, बट कंडीशन क्या है कि मैंने जो बी लिया है ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर मैं समुंदर से एक बाल्टी पानी निकाल दूं तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा समुंदर के, नहीं। ओके, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो पानी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी, एक्सेस में होगी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहता है। समंदर का कॉन्सेंट्रेशन आप कौन से ये कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ओके, सो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। इसीलिए अभी ये जो मैंने बी लिया है, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, अगर वो एक्सेस में होगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो रिएक्शन का सारा रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा, ए के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो टॉपिक यही मैंने डेफिनेशन बताया। द रिएक्शन इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर, देखो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, रिएक्शन एक्चुअली दिखने में वो कैसे दिखती है, सेकेंड ऑर्डर दिखती है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर मैंने बी ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो कंडीशन ये है कि बी ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो रिएक्शन है अब कैसे बिहेव करेगी, फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करेगी। सो राइट डाउन, हेंस हेंस the reaction behaves as the reaction behaves as first order first order reaction first order reaction कैसे बिहेव करेगी, लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। राइट डाउन एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। ओके, हाइड्रोलिसिस ईस्टर CH3COO C2H5, इसका नाम है इथिल एसीटेट, लिखो CH3COO C2H5 इथिल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो मुझे मिल जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, एसिडिक एसिड प्लस इथिल अल्कोहल। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, H और OH है यहाँ पे। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, CH3COO एंड इसका H, वाटर का H मिल जाएगा CH3COOH। ओके, और C2H5 और वाटर का क्या बचा है, OH बचा है, तो C2H5। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे उसका रेट क्या होगा। सो राइट डाउन, रेट is equal to K into concentration of CH3 COO C2H5 into concentration of H2O बराबर। यहाँ पे रिएक्टेंट दो है, एक मेरा इथिल एसीटेट है और दूसरा वाटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant। कंडीशन देखो, if concentration of water, if H2O is taken in excess, अगर मैं पानी बहुत ज्यादा ले लूं, taken in excess, then concentration of H2O is equal to constant। वाटर का concentration क्या होगा, अभी कांस्टेंट होगा, तो सारा का सारा रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा, इथिल एसीटेट के ऊपर। सो राइट डाउन रेट, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K into concentration of CH3COO C2H5। Okay, so now this is my first order reaction, but actually it is a second order reaction. So this reaction is called
is called pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. This reaction is called pseudo first order reaction. समझ में आ रहा है साबिन, प्रीति? ओके, ठीक है। चलो हम अभी देखेंगे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो हमने तीन टाइप के रिएक्शन देखे। एक होती है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा होता है जीरो ऑर्डर और तीसरा होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसे तीन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। सो राइट डाउन हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे निकालने से पहले हमें रिएक्शन दो टाइप की होती है। सो राइट डाउन, सेंटर में लिखो रिएक्शन। रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में हो जाती है। ओके, सो इट हैपेंस इन सिंगल स्टेप ओनली। सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री मतलब ही सिंगल स्टेप होता है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन सिंगल स्टेप and which cannot be broken into further steps. So cannot be broken. ये रिएक्शन सिंपल फर्दर स्टेप में ब्रोकन नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड वन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अभी इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो छोटे छोटे स्टेप से बनी होगी। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टेप्स एंड इसमें ईच स्टेप होगी वो होगी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। सो ईच स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ईच स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में हो जाती है, उसमें कोई भी फर्दर ब्रोकन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से बनी होती है और उसमें हर एक स्टेप क्या होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। सो राइट डाउन हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी so the number of molecules of reactant participating in elementary reaction. देखो, the number of molecules of reaction, taken part in elementary reaction. एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलैरिटी बताना बहुत ही आसान है। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप मॉलिक्यूलैरिटी बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर PCl5 converted into the PCl3 plus Cl2, what is the molecularity of this reaction? क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, कितने हैं मॉलिक्यूल? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट लिखो, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखो, नॉट द रिएक्शन, रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं? एक ही है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? यूनिमॉलिक्यूलर। सो राइट डाउन हियर इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर this is a simple unimolecular. Second reaction, H2 plus I2 gives 2HI.
H2 plus I2 gives 2HI। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 है। ओके, सो क्या होगा? बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, थर्ड इज 2SO2 plus O2 gives 2SO3। कितने मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट के? 3 मॉलिक्यूल है, तो रिएक्शन कैसी होगी? ट्राइमोलिकुलर। ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सिर्फ आपने देखना है, एक होगा तो यूनिमोलिकुलर, 2 होंगे तो बायमोलिकुलर, 3 होंगे तो ट्राइमोलिकुलर। तो यहां से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप मॉलिक्यूलैरिटी इजीली नहीं बता सकते, ठीक है? तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, सो राइट डाउन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, complex reaction. Consider a reaction A is converted into the D। और जैसे कि मैंने बताया complex reaction is made up of simple reactions, that is each step is elementary step। तो हमारा step 1 होगा A is converted into the B। step 2 होगा B is converted into the C। and step 3 होगा C is converted into the D। C is converted into the D। यहाँ पे ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये जो स्टेप है ये स्लोअर स्टेप है। ओके, और ये सबसे ज्यादा, दैट दिस इज द B is converted into the C, दिस इज माय स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट, सबसे स्लो स्टेप है, दिस इज माय सेकेंड स्टेप। ये जो मेरी सेकेंड स्टेप है ना, वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है? तो इसका जो रेट होगा ना, वो इस स्टेप पे डिपेंड होगा। ओके, इसका जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? इस स्टेप पे डिपेंड होगा। तो राइट डाउन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is depend on slowest step, slowest step। overall rate of reaction is depend on slowest step। अभी ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि स्लोवेस्ट स्टेप पे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है? मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अच्छे से सुन लो, ठीक है? तो अभी क्या है, आप कंसीडर कर लो मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? क्लास में एक 100 स्टूडेंट है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है। उनको समझ में आया तो वो बोलते कि हाँ समझ में आया, नहीं आया तो वो बोलते कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है? ओके, तो क्लास में 100 स्टूडेंट्स, 100 नहीं, सिर्फ एक 20 कंसीडर कर लो। ओके, तो 20 स्टूडेंट है। ओके, तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाई, जैसे कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वैसे एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा दी, ठीक है? और उसमें से उस कंसेप्ट पढ़ाने के लिए मुझे 15 मिनट लगे, ठीक है? तो उसमें से 10 बच्चे बोले कि हाँ सर हमें समझ में आया, लेकिन 10 बच्चे बोले कि सर हमें नहीं समझ में आया। जो होशियार थे, जो फास्ट थे, उनको समझ में आया, लेकिन जो स्लो थे उनको समझ में नहीं आया था, ठीक है? तो एक अच्छा टीचर क्या करेगा, और फिर से पढ़ाएगा 15 मिनट तक, बराबर? तो रिएक्शन में ज्यादा टाइम किसने लिया, मतलब जो मेरा पढ़ाने का टाइम था वो किसने ज्यादा ले लिया? जो कि स्लो थे। तो रिएक्शन में भी सेम होता है। रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्लो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं। ओके, और पूरा का पूरा रिएक्शन का टाइम किन के ऊपर डिपेंड होता है? जो कि मॉलिक्यूल स्लो है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि जो रिएक्शन का जो पूरा रेट होता है
वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्लोएस्ट स्टेप पे ऊपर डिपेंड होता है रिएक्शन का रेट। जितना टाइम इस रिएक्शन को लगेगा उतना टाइम उस रिएक्शन को लगेगा, क्योंकि ये तो उसके कंपैरिजन में फास्ट है। सपोज ये बी टू सी कन्वर्जन करने के लिए 10 मिनट लगता है, तो मेरी रिएक्शन का रेट कितना होगा, 10 मिनट होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो आगे हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही सिंपल टर्म है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ओके देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। एक मेरे मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टेड इनटू द बी, ओके, और बी इज कन्वर्टेड इनटू द सी। हाँ, यहाँ पे बी इज कन्वर्टेड इनटू द सी, ऐसे एक रिएक्शन है। मतलब एक्चुअली मेरी ओवरऑल रिएक्शन थी, यहाँ पे देख लो, मैं एक रिएक्शन देता हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओके। सो रिएक्शन है A is converted into the C, ओके, तो ये दो स्टेप में होगी, A is converted into the B and B is converted into the C। तो यहाँ पे जो B है ना, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो मेरा B है। सो दिस इज माय रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अभी मैं इसको डेफिनेशन कैसा बताऊंगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। Okay, so reaction intermediate, it is a species of the reaction which is formed in the first step। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा एंड कंज्यूम इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। समझ में आया, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बी जो है वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट it is a species which is formed in the first step, formed in the first step and consumed, consumed in next step, consumed in next step। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, वो कंज्यूम होगा। इट डज नॉट अकर इन, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इट डज नॉट अकर इन, अकर इन ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में है क्या बी, देखो ये ओवरऑल रिएक्शन बी है क्या, नहीं है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा। सो लिखो इट also does not include in, does not include in rate law, rate law बहुत ही सिंपल है, रेट लॉ भी नहीं आएगा, रेट लॉ में भी नहीं आएगा। Now we are comparing this reaction intermediate with the catalyst, okay, so write down heading दो catalyst, catalyst, catalyst क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, कैटलिस्ट यहाँ पे X है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए बी। ये कैटलिस्ट क्या काम करेगा, आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, दो रिएक्टेंट को एक साथ लाने का काम करता है। तो A प्लस बी गिव्स ए बी, दिस इज माय जनरल रिएक्शन। तो अभी ये मुझे एक स्टेप में लिखना है, तो क्या होता है देखो एक्चुअल मैकेनिज्म, पहले समझ लो फिर लिखो। तो पहले A जो होता है वो X के साथ मतलब कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट होता है,
तो मुझे मिलता है क्या मिलेगा, ए एक्स मिलेगा। ओके, ए एक्स। तो अभी ए एक्स जो है वो दूसरे रिएक्टेंट आएगा, दूसरा रिएक्टेंट मतलब बी आएगा, तो मुझे अभी क्या मिल जाएगा, ए बी एक्स मिल जाएगा। तो तीनों का कॉम्प्लेक्स मिलता है, रिएक्टेंट ए बी और कैटलिस्ट। तो अभी कैटलिस्ट का काम क्या था कि वो ए को और बी को साथ में लाए। अभी उसने वो काम कर दिया ना, ए को और बी को साथ में लाया, तो अभी कैटलिस्ट का काम खत्म, तो कैटलिस्ट चला जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ए बी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू द ए बी प्लस एक्स। ओके, देखो आप बोलोगे कि सर ए बी डायरेक्ट कंबाइन नहीं हो सकते क्या, नहीं हो सकते थे, इसीलिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है कुछ रिएक्शन में ए और बी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसकी एनर्जी कम करता है और उसकी खुद की एनर्जी उसको सप्लाई कर देता है और उसको इस लायक बनाता है कि वो बी के साथ कंपेयर, बी के साथ रिएक्ट हो जाए। तो पहले ए और एक्स के साथ रिएक्शन हुई, ए एक्स मिल गया, ए एक्स बी के साथ अभी कंबाइन होगा, ए बी एक्स। तो ए और बी अभी कंबाइन हो गए, तो कैटलिस्ट का काम हो गया, वो निकल गया। तो अभी मेरी ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या होती है, this ax and this ax gets cancelled, बराबर, this abx और this abx gets cancelled, then this x gets cancelled। तो अभी रिएक्शन क्या मिलेगी मुझे, a plus b gives ab। तो ओवरऑल रिएक्शन भी मुझे वही मिल गई जो कि मेरी ओरिजिनल रिएक्शन थी, बराबर, मतलब ये तीनों का मैंने एडिशन कर दिया। ठीक है, तो अभी कैटलिस्ट के बारे में क्या बोलूंगा, catalyst is a species which is consumed in the first step। देखो यहाँ पे यूज किया है ना कैटलिस्ट को, which is consumed in the first step and formed in the last step। रिएक्शन इंटरमीडिएट का बिल्कुल अलग था। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। कैटलिस्ट के बारे में क्या होता है, विच इज कंज्यूम्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेप। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया आपको, कैटलिस्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के। सो राइट डाउन, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट is consumed in, consumed in first step, first step and formed in last step। ओवरऑल रिएक्शन में आया है वो, यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, नहीं आया। सो नेक्स्ट, it does not occur in overall reaction, in overall reaction। रेट लॉ में भी आएगा क्या, रेट लॉ में आ सकता है, नहीं आ सकता। सो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इट डज नॉट ऑकर, इट डज नॉट ऑकर इन रेट लॉ, इन रेट लॉ, रेट लॉ में भी वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है प्रीति, सैबिन? लिख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो। लिख लिया? नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो राइट डाउन, कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी।
कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, दो पार्ट कर दो, लेफ्ट पे होगा ऑर्डर और राइट पे होगा मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर, राइट पे होगा मॉलिक्यूलैरिटी, सॉरी मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर होता है, it is the summation of power in the rate law expression. It is the summation of power in the rate law expression. Rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर की जो समेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। So write down molecularity, the number of molecules taking part in the reaction। रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होती है, तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल में होती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होती है। सो इट इज अ थ्योरेटिकल। बैलेंस करते हैं हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मतलब N2+3H2 वो हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द राइटिंग। तो रिएक्शन लिखना अलग बात है और रिएक्शन एक्चुअल में करना अलग बात है। ये ऑर्डर हम बताते हैं बाय एक्चुअल डूइंग द रिएक्शन, और ये मॉलिक्यूलैरिटी हम बताते हैं बाय राइटिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मे बी ऑर्डर may be whole number, 0 और फ्रैक्शनल। ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है, होल नंबर हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होती है? होल नंबर ही होती है। ऑलवेज होल नंबर, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। नेक्स्ट, जो ऑर्डर होती है इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा ऑर्डर भी बढ़ेगी। सो ऑर्डर इज डिपेंड ऑन, ऐसे लिखो, ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मॉलिक्यूलैरिटी टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं होती। सो मॉलिक्यूलैरिटी is independent on temperature। मॉलिक्यूलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू मैकेनिज्म। ऑर्डर मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है। ओके, सो ऑर्डर, इट इज रिलेटेड टू मैकेनिज्म, इट इज रिलेटेड टू मैकेनिज्म। यहाँ पे इट डज नॉट रिलेटेड टू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं होती है। समझ में आ रहा है? ओके, यस और नो? साबिन, प्रीति, ओके। ऑर्डर, समेशन ऑफ पावर, मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल। ये 0 नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन हो सकता है, ये हमेशा होल नंबर होगा। ये टेम्परेचर पे डिपेंड है, ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है,
ये मैकेनिज्म पे डिपेंड है, ये मैकेनिज्म पे नहीं डिपेंड। ठीक है, ओके। तो आज हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक दूसरे पे डिपेंड होगा, ताकि आज थोड़ा हो जाए या फिर कल, मतलब ये थोड़ा सा एक ही लेक्चर में होगा तो अच्छा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, चलेगा ना।